हेलो मेरे प्यारे दोस्त, द सक्सेस मिशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आज आपके सामने 2026 क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जो याद रखिएगा 2026 देने के बाद मिला ये क्वेश्चन। आप उसके बाद कमेंट करिएगा कैसा क्वेश्चन मिलता है। 2026 के लिए एकदम रामबाण क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट के हमारे शिक्षक द्वारा आज आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हिंदी का, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो पहले आपको भी बताते हैं खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये चैप्टर जो है ना, इस सेन साहब का चैप्टर से लिया गया है। इसमें सेन साहब को 5 गो लड़की हुई, 5 लड़की के बाद एकलौता पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया था खोखा। तो एकलौता पुत्र था, अब चूंकि जानते हैं सेन साहब को बेटा नहीं था ना, तो 5 लड़की के लंबे समय के बाद बेटा हुआ था। तो घर के जितने नियम बने थे ना, वो केवल बेटी के लिए बना था, बेटा के लिए कोई नियम नहीं था। तो घर के नियमों को, सारे नियम को तोड़ कर रख देने वाला कौन था? खोखा। तो यही है इसका आंसर। खोखा अपने घर के नियमों के लिए क्या था? अपवाद था, उसके लिए कोई नियम नहीं था, जब चाहे वो जो मन कर सकता था करता था। खोखा अपने घर के सभी नियमों में अपवाद था, क्योंकि वह सेन साहब का इकलौता था जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। चलिए इतना काफी है दोस्त। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? अब आप बताइए, ये लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा? तो भारत में होगा, और भारत के गांवों में होगा। तो गांव में होंगे क्योंकि असली भारतीय संस्कृति और जीवन शैली गांव में ही निवास करती है। तो लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का निवास, सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सुकुमार विनोद के लिए नाखून के उपयोग में लाना क्यों शुरू किया गया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? यानी सुकुमार विनोद कहने का मतलब है जो नाखून का प्रयोग में लाते थे, आखिर उसको क्यों लाया गया? तो देखिए आंसर, सुकुमार विनोद के लिए नाखून का उपयोग इसलिए शुरू किया गया क्योंकि यह सौंदर्य प्रसारण के एक तरीका बन गया। लेखक ने बताया है कि मनुष्य की पशुता का प्रमाण है ये, जिन्हें सभ्यता के विकास के साथ साथ छिपाने और सजाने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नाखून जो बढ़ रहा था ना, ये पशुता का निशानी था, और लोग इसको बार बार काट रहा था, सजा रहा था, मिटा रहा था। इसका मतलब लोग जो था यानी मनुष्य धीरे धीरे इस पशुता की निशानी को मिटाना चाह रहा था, इसलिए वो बार बार नाखून को काटता है। जितना बार बढ़ता है उतना बार काटता है, क्योंकि मनुष्यता में अब पशुता की कोई निशानी नहीं दिखाना चाहता, इसलिए बार बार नाखून को काटता है। चलिए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? अब सोचिए कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी में हिंदी आता है, संस्कृत आता है, मराठी आता है, नेपाली आता है, कोंकणी आता है, ऐसी कई भाषाएं लिखी जाती है। ये प्रश्न अभी तक कम से कम बिहार बोर्ड 10 बार पूछा है। आप मॉडल से उठा कर देखिए उठा के 10 बार कम से कम क्वेश्चन को पूछा है। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करिए। यानी लेखक को जब मिला था ना बहादुर, तो बहादुर शुरुआत में कैसा था ये बताइए। करा बहादुर एक नेपाली लड़का था, हट्टा कट्ठा था, मतलब चिढ़ल था, देश रहता ना इससे वाला वैसा था। लेखक देख के ही समझ गए थे कि काम करने वाला लड़का है, इसलिए उसको उठाकर अपने घर लेकर आए। कितना साल का था? तो लगभग 12 से 13 साल का था। दुबला पतला था, लेकिन रंग गोरा, एकदम हंसमुख था, देखते ही लगता था कि हमेशा हंसते रहता था। लेखक के घर वाला उसको मारबो करता था, फिर भी हंसते रहता था, क्योंकि उसका हंसमुख था। उसने सफेद नीकर देखो, यस ऐसे रुमाल बांधता, यस गला में बांध लेता, ऐसे स्टाइल वाला, समझ रहे हो ना, वही निकर बांधा करता था। और उसने सफेद निकर, आधी बांह के सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। यानी लेखक के सबसे पहले जब मिला था बहादुर, तो इसी रंग में बहादुर लेखक के पास मिला था। अगला सवाल, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो कह रहा है परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि परंपरा का ज्ञान से ही
नए साहित्य का रचना संभव हो पाती। अब देखिए, ये कहा कि परंपरा ज्ञान किसकी जरूरी है, तो परंपरा का ज्ञान उसके लिए जरूरी है जो साहित्य का रचना करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक उनको परंपरा का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो साहित्य का रचना नहीं करेंगे, और जब साहित्य का रचना करेंगे तो कई सारा परिवर्तन लाएंगे कि आप पहले क्या था अभी क्या था, यानी कि परंपरा का ज्ञान उन्हीं के लिए सबसे पहले जरूरी था जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी साहित्य को लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? समझ रहे हैं, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज क्या संबंध है जी? देखिए, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, यही उनका संबंध है कि जन्म स्थान कहाँ था, लखनऊ था, जो कथक नृत्य का मुख्य केंद्र था, जहां लखनऊ में कथक नृत्य फेमस था। अब उनके पिता और गुरु वहीं जाते थे। रामपुर से उनका संबंध उनके नृत्य कार्यक्रमों कला के प्रदर्शन कारण था, यानी रामपुर डुमरा बिहार में पड़ता है, लखीसराय के आसपास पड़ता है, वहीं उनका जो नानी घर शायद था, तो वहीं पर रहकर सीखे थे क्या, नृत्य कला, और यहाँ पर उनके बाबूजी थे, गुरु थे, इसलिए दोनों जगह से उस संबंध को बनाए रखे थे, यही दोनों का संबंध था। अगला, अवनियों में प्रत्येक वर्ष कब और कैसा समारोह होता था? देखिए, तो अवनियों में प्रत्येक वर्ष गर्मियों में जुलाई के महीना में एक भव्य एक रंगारंग कला समारोह होता था, जिसमें कई देश के कलाकार एवं नाटककार भाग लेते थे। तो क्या समझे, पता है अवनियों कहाँ है? फ्रांस, फ्रांस रोन नदी के किनारे बसा है अवनियों, वहीं की चैप्टर है अवनियों। लेखक वहां गए थे 19 दिन ले घूमे ले, कई कविता कई कहानी लिख के चल आए, तो डेट मीन्स अवनियों वहां पर एक प्रत्येक वर्ष मेला लगता है गर्मी में, ठीक है, और वहां पर कौन भाग लेते हैं, तो नाटककार और कलाकार भाग लेते हैं। चलिए अगला, डुमराव की महत्ता क्या है? तो जानते हैं डुमराव की महत्ता क्या है? डुमराव की महत्ता बिस्मिल्लाह खां के कारण है, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था, और वह एक शहनाई वादन में प्रस्तुत होने वाली रीड नामक घास के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां यानी शहनाई, शहनाई से ही उनका नाम होता है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक फेमस थे। तो वहां पर ही डुमराव में एक घास मिलता था, कौन घास, रीड वाली घास, जिससे शहनाई में फूक फूक के बजाया जाता था, तो उसी जगह से ये नाम क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो अब देखें, हम अब डेली का ये प्लानिंग है कि 2026 में लाने वाले महत्वपूर्ण सवाल को चर्चा किया जाए, इसलिए 10-10 सवाल हम हर सब्जेक्ट का लेके आए आपके सामने। तो अभी क्या देखें, ये तो सवाल हो गया आपका किसका, हिंदी का, ठीक है, आज 9 ही सवाल का छप पाया था, 10वां आ गया संस्कृत का। चलिए, तो सब सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने से कुछ नहीं होगा, जब तक सब पर भी फोकस नहीं होगा दिक्कत होगा। तो चलिए, तो संस्कृत के बारे में आ गए हम लोग। पहला सवाल है, कह महतम महियान अस्ति। देखो दोस्त, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप जानते हैं संस्कृत लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बताते ही क्वेश्चन था ना, कह महतम महायान अस्ति, कौन महान से भी महान है, इसका हिंदी क्या होगा, कौन महान से भी महान है, आंसर क्या होगा, आत्मा, महान से भी महान कौन, आत्मा। अगला सवाल, पाटलिपुत्रम कस्य नद तीरे अवस्थितम। इसका मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताने की जरूरत है, ये तो पूरा बिहार जानता है, एक तो गंगा है, ये पाटलिपुत्र जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, और कौन दिशा में, उत्तर दिशा में। और जानते हैं बिहार में बहुत फेमस जगह, जहां जहां उत्तरायण गंगा बहती है उस जगह बहुत फेमस होता है, मैं भी अपना बता देता हूँ, बार नगर भी उत्तरायण गंगा बहती है, उमानाथ मंदिर है, बहुत फेमस है, ठीक है। तो जहां जहां उत्तर गंगा बहती है वहां वहां क्या होता है, उत्तरायण जगह फेमस होती है, ठीक है। अगला सवाल, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, बताने की जरूरत है, गुरुद्वारा के नाम से ही फेमस हो जाता है, तो क्या ऐसा बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, पटना सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, और उस जगह का नाम है पटना साहिब, ठीक है, अभी पटना सिटी के नाम से फेमस है।
तो याद रखिएगा कि सिख संप्रदाय के लिए पटना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया। कहां पे? तो पटना सिटी में जन्म लिया। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके लिए, आलस्य कथा से शिक्षा क्या मिलती है? अभी कहानी सुने होंगे आलस कथा। 4 गो था, जब महाआलस था तो धरती पर आलस्य नहीं मिला उसको, वीरेश्वर मंत्री को। क्या था? तो आलस्य कथा से शिक्षा मिलता है कि हमें आलस्य त्यागना चाहिए क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। जब तक ये मनुष्य इसको नहीं त्यागेगा तब तक मनुष्य अपने परिश्रम में विकास नहीं कर पाएगा। अगर जीवन में विकास करना है तो मनुष्य को परिश्रम करना होगा, इसका मतलब आलस्य को त्यागना होगा। अगला सवाल, हाँ ये थोड़ा सा गलती लिखल है यहाँ, याग वाला किस लिए होगा? ये गलती लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ होगा याग वाला क्या अश्य। इसका मतलब जहां इस स लगता है ना वो इसका मतलब होता है का, के, की। ई वाला की दीर्घई का वाला संबंध बताने के लिए। याग वाला कस्य मतलब याग वाला का पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। क्या नाम था? तो क्या नाम होगा इसका? मैत्रेयी। देखिए लिखा है मैत्रेयी। याग वाला कस्य का पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी। याद कर लेंगे, याग वाला कस्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी। कई बार पूछा सवाल है दोस्त। अगला, विशाल धरा का सबसे विशाल धरा कौन है? तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी तो दे दिया लेकिन इसका आंसर होगा संस्कृत की किताब के अनुसार भारतीय। भारत जो है विशाल धरा है। क्या है? विशाल धरा है। संस्कृत किताब में भारत महिमा चैप्टर से ये क्वेश्चन है। भारत महिमा इधर से है, महिमा चैप्टर से लिखा गया है सवाल कि भारत में विशाल धरा कौन है? तो ये भारत है, क्लास 10 के नियम के अनुसार। नेक्स्ट दोस्त, भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है? बताइए। भारत महिमा पाठ से शिक्षा यही मिलता है कि हर नागरिक को देशभक्त होना चाहिए, हर नागरिक में भारतीय संस्कृति का गौरव विद्यमान होना चाहिए, हर नागरिक में भारतीय संस्कृति का गौरव जो है ना अंदर होना चाहिए ताकि वो जहां भी हो अपना भारत का नाम गौरव कर सके। नेक्स्ट सवाल, शैशवे कति संस्कार वंती। दोस्त शैशव में 6 संस्कार होता है। कई गो? 6 गो। 6 गो संस्कार होता है शैशव में। ठीक है, शैशव में 6 संस्कार। अगला सवाल, हाँ विदुर क अस्ति। अब क्वेश्चन था विदुर, क्वेश्चन मिस्टेक है, विदुर क था, विदुर क ये वाला क माने कौन था, अस्थि नहीं आसीत होगा क्योंकि है नहीं था, तो विदुरा का आसीत। तो ये महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र था और धृष्टराष्ट्र के मंत्री था। धृष्टराष्ट्र के मंत्री क्या था? धृष्ट 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 राष्ट्र के मंत्री था ये। याद कर लेंगे विदुर के बारे में। ठीक है, अगले सवाल, 6 प्रकार के दोष कौन कौन है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दृढ़सूत्रता। ये 6 प्रकार के दोष जो भी अपने अंदर से त्याग कर लिया वो मनुष्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको भी एक छात्र होने के नाते आपको ये 6 दोष त्याग करना चाहिए। अगला सवाल आपके लिए, सामाजिक अध्ययन। जी हाँ, तो सामाजिक अध्ययन का इस सभी प्रश्नों के सवाल देने के लिए हमारे सहयोगी सहपाठी नित्यम सर, जी हाँ, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम नित्यम एकेडमी भी है, आप उनसे भी जुड़कर एसएसटी का ज्ञान ले सकते हैं। तो वो आ रहे हैं आपके सामने आपको एसएसटी का सभी क्वेश्चन का हल करने के लिए। चलिए, चलिए
तो हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। मैं फिर से द सक्सेस मिशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नित्यम उपाध्याय और मैं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्नों को लेकर हाजिर हो चुका हूं। साथियों, आपको सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे टू द पॉइंट पे बात करेंगे और चलिए सवालों से हम आपको रूबरू कराते हैं। ठीक है, चलिए ये लीजिए। सबसे पहला सवाल बोलता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी? देखिए, आपको ये आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आपका भारत में, ये यूरोप में राष्ट्रवाद से उठाया गया है। और सबसे पहला सवाल कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी? जैसे में आपको मालूम होगा कि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि जो जर्मनी है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और जर्मनी जो है 300 छोटे बड़े भागों में टूटा हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी को एक करने के लिए सबसे पहला व्यक्ति आगे आता है जिसका नाम था बिस्मार्क। और आपको मालूम है कि बिस्मार्क जो है वो पेशे से नाविक था। नाविक मतलब नाव चलाने वाला, आप जाने होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे। तो जो बिस्मार्क था वो पेशे से नाव चलाने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन वो कूटनीति के मामले में साथियों, मतलब कि षड्यंत्र रचने में वो एकदम माहिर व्यक्ति था। जैसे में कि आप भारत में देखे होंगे चाणक्य को, वो हर एक सत्ता को जो है अपने हिसाब से चला देते थे। जो एक चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा बालक था जिसको एक महान शासक मगध का बनाए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया, वो सिर्फ एक गुरु के वजह से हो पाया जिसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। ये वही विष्णुगुप्त थे जो मगध में एक छोटे से बालक को एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करके दे दिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो महज वैसे ही व्यक्ति था जर्मनी का बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो है वो पेशे से कूटनीतिज्ञ था, साथ में कूटनीति का वो माहिर व्यक्ति था और पेशे से था नाविक। तो देखिएगा, बिस्मार्क जो है रक्त और लौह का नीति अपनाता है। जिस प्रकार भारत जो है अलग अलग भागों में टूटा हुआ था, तो भारत को एक करने के लिए जिस प्रकार भारत के पहले गृह मंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो रक्त एवं लौह का नीति अपनाए थे, उसी प्रकार बिस्मार्क जो है रक्त और लौह का नीति अपनाता है, जिसमें सैन्य शक्ति और कूटनीति का उपयोग किया। अभी हमने बात किया कूटनीति का, तो देखिए जिसमें सैन्य शक्ति और कूटनीति का उपयोग किया। और जितने जो जर्मनी 300 भाग में टूटल था, जर्मनी कितने भागों में टूटा हुआ था? 300 भागों में टूटा हुआ था। उसको एक करके एकजुट किया और जाकर फिर जर्मनी का क्या किया? एकीकरण किया। और जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क 3 युद्ध लड़ता है, जो आपको यहां पे नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले 3 युद्ध लड़ा, जिसमें पहला नाम है डेनमार्क का युद्ध, दूसरा नाम है ऑस्ट्रिया का युद्ध और तीसरा फ्रांस। देखिए, ऑस्ट्रिया से जो युद्ध लड़ा उसको नाम दिया गया सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध। और जो फ्रांस से लड़ा गया था युद्ध उसको नाम दिया गया सेडान का युद्ध। उसका नाम क्या दिया गया? सेडान का युद्ध। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी को एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध लड़ता है। पहला डेनमार्क का युद्ध, दूसरा सेडोवा का युद्ध और तीसरा सेडान का युद्ध। फाइनली जाकर फिर क्या होता है? देखिए, फाइनली जाकर क्या होता है कि 1870 से 71 के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, जिसमें बताया जाता है कि फ्रांस पर प्रसा का जीत हो गया और इसके तहत एकीकरण का समर्थन को बढ़ावा दिया गया। और इसके बाद 1871 में प्रसा के जो राजा थे जिनका नाम था विलियम प्रथम, वो जर्मन सम्राट घोषित किए गए और जर्मनी राज्य का कुछ इस प्रकार जो है गठन हुआ। तो जैसे में कि हम देख पाए कि जो जर्मनी का एकीकरण करना वो आसान नहीं था, जिसके तहत जो है बिस्मार्क जो है वो सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और सैन्य शक्ति के लिए जो राजा विलियम प्रथम से उनसे जो है सहयोगी प्राप्त किया। तब फाइनली जाकर क्या हुआ कि 1870 में जर्मनी का एकीकरण जो है पूर्ण रूप से हुआ। चलिए देखिए,
अगला सवाल आपसे पूछा है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। अरे नाम में भी छुपल है क्या, सर्वहारा मतलब कि एक वैसा समाज का वर्ग जो सगरों से हार गया है, जो सगरों से हार गया है वैसा समाज का वर्ग, जिसमें कौन कौन शामिल है, जिसमें गरीब आते हैं, जिसमें कौन आते हैं, गरीब आते हैं, मजदूर आते हैं, मजदूर आते हैं, बेसहारा लोग, बेसहारा लोग आते हैं, ठीक है, जिसमें किसान मजदूर आते हैं, जिसमें किसान आते हैं। तो एक वैसा वर्ग, एक वैसा समाज का वर्ग जो सगरों से क्या हो चुका है, हार चुका है, गरीब, मजदूर, बेसहारा, किसान, उसी को बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे बोलता है साल्फेट एक्ट क्या है। साल्फेट एक्ट नहीं होगा, साल्ट एक्ट क्या है, साल्ट एक्ट। आप जानते हैं कि साल्ट मतलब होता है नमक और एक्ट का मतलब होता है कानून। तो एक वैसा कानून जो नमक पर लगाया गया था, जिसके चलते आपको मालूम होगा कि भारत के अंतर्गत दांडी यात्रा का शुरुआत किया जाता है। और दांडी यात्रा का शुरुआत इसी कारण किया गया था, ये कहां से चलकर, साबरमती से चलकर गुजरात के दांडी तक पहुंचाया गया था गांधी जी के द्वारा। और इसमें यही बताया गया था कि नमक को क्या किया जाएगा, कि नमक पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, यानी जो कर बढ़ाया गया है, उस नमक पर से टैक्स को घटाया जाएगा या फिर पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। और उस वक्त भारत के जो वायसराय हैं वो कौन होते हैं, इरविन होते हैं। ठीक है, इसके आगे चलकर फिर गांधी इरविन समझौता भी होगा। तो सीधे हम समझ सकते हैं कि साल्ट एक्ट जो है वो एक प्रकार का नमक कर था, जिससे भारतीयों को बहुत क्या हुआ, परेशान हुआ, जिसके चलते गांधी जी इसका आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और पूर्ण रूप से साल्ट एक्ट को खत्म कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि स्लम परियत की शुरुआत किसने किया था। देखिए अस्लम पद्धति, परियत नहीं होगा, यहाँ पे सवाल थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे होगा अस्लम पद्धति। अस्लम पद्धति की जो शुरुआत है वो कैसे हुआ। हम लोग जो है एसएसटी में पढ़े होंगे हम लोग कि देखे थे कि जिस प्रकार 18वीं सदी के आसपास औद्योगिकरण का बढ़ावा मिल रहा था। औद्योगिकरण कहने का मतलब, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, हाँ, तो देखिएगा जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि सामाजिक विज्ञान में औद्योगिकरण का शुरुआत जो है साथियों वो ब्रिटेन से किया गया था। और ब्रिटेन से कब, 18वीं सदी में शुरू किया गया था। तो औद्योगिकरण के हिसाब से हम लोग क्या देखें कि औद्योगिकरण आने की वजह से क्या होता है कि किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है वो मानव के द्वारा ना होकर किसके द्वारा होगा, तो मशीनों के द्वारा होगा। तो उसी को क्या बोला गया, औद्योगिकरण। तो वो आप बात बताइए, जो व्यक्ति गांव में काम कर रहा है वो अपना भरण पोषण करने के लिए क्या करेगा, वो भरण पोषण करने के लिए शहर आएगा। और जब शहर आएगा तो वो क्या करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा। और जब फैक्ट्री में काम करेगा तो वो सोएगा कहाँ, क्योंकि शुरुआती में तो उसको पैसा मिलेगा नहीं फैक्ट्री से, तो वो फैक्ट्री के आसपास ही एरिया में सोएगा। तो उसी को बोला गया स्लम पद्धति। तो स्लम पद्धति क्या था, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण शहरों में जो मजदूर थे वो सही से आवास के निर्माण नहीं कर पाते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, बस्तियों में रहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर बड़ी संख्या में लोग जो हैं पलायन करने लगे और आवास का भारी कमी हो गया, जिस वजह से लोग क्या करने लगे, फैक्ट्री के आसपास ही जो है सोने लगे। ना स्वास्थ्य का ठीक है, ना रहने का ठीक है, ना खाने का ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को बोला गया स्लम पद्धति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र के क्या महत्व है। आप एगो बात बताइए, सत्ता की साझेदारी, सत्ता मतलब सरकार और साझेदारी मतलब, जैसे मैं कि घर में आता होगा, देखते हूँ कि घर में मान लेते हैं वो केक आ गया, तो मैं 4-5 गो भाई बहन में बोलता है वो कि एक टुकड़ा हमको दे दीजिए, एक टुकड़ा हमको दे दीजिए, एक टुकड़ा आप रखिए। तो सत्ता का साझेदारी का मतलब होता है कि सरकार में सबका हिस्सेदारी है, यानी कि समाज का अगर प्रत्येक लोग, न उसका रंग देखा जाए, न उसका जात देखा जाए, न उसका धर्म देखा जाए, न उसका लिंग देखा जाए, उसके बावजूद अगर वो सत्ता में आता है, यानी कि सरकार में आता है, तो इसी को बोलेंगे सत्ता की साझेदारी। तो वो आप बात बताइए, जब सत्ता के साझेदारी में समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति भी आएगा,
अमीर से अमीर व्यक्ति भी आएगा तो समाज में क्या होगा, लोकतंत्र को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इससे लोकतंत्र जो है मजबूत होगा कि कमजोर होगा। तो जाहिर सी बात है कि सर अब ये ना बताएं कि गरीब से गरीब भी आ रहा है, मध्यम से मध्यम भी आ रहा है, अमीर से अमीर आ रहा है, तो इससे लोकतंत्र साथियों मजबूत होगा। तो वही बोलता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है और सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है। अरे भैया लड़ाई झगड़ा ना होगा, जब सरकार में सब लोग आएगा तो लड़ाई झगड़ा कहां से होगा, बोलेगा कि हम भी आइए रहे हैं, बगल वाला भी व्यक्ति आइए रहा है, तो लड़ाई जाहिर सी बात है कि नहीं होगा। चलिए देखिए, संघीय शासन की दो विशेषता बताइए। और ये इस बार पूछने की इसकी जो है सवाल की जो है पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। सवाल है संघीय शासन की दो विशेषता को बताइए। देखिए संघ मतलब क्या, भारत को बताया जाता है कि भारत 28 राज्य का एक समूह है, तब जाकर भारत एक देश बना है। तो भारत संघीय कहने का मतलब कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, तो उसी को बोलते हैं संघीय शासन। तो संघीय शासन का क्या दो विशेषता है बताइए। तो जानते हैं कि संघीय शासन मतलब केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी सरकार। और जब केंद्र में भी सरकार रहेगा और राज्य में भी सरकार रहेगा, तो आप एक बात बताइए कि जब सरकार केंद्र में भी है और जब सरकार राज्य में भी है, तो क्या सब अपना अपना प्रत्येक अपना अपना क्षेत्र को ना संभालेगा जी, एकदम संभालेगा। जो केंद्र में है वो भारत को संभालेगा, जो राज्य में है वो राज्य को संभालेगा। तो इसी कारण से एक केंद्र में सरकार को हम लोग बैठाते हैं और एक राज्य में बैठाते हैं। तो उसी को बोलता है कि संघीय शासन की दो विशेषता क्या है। तो पहला विशेषता यही है कि एक केंद्र में सरकार रहेगा, दूसरा राज्य में सरकार रहेगा, और संविधान के निर्माण में दोनों को जो है शक्तियां अलग अलग दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अरे भैया नामे में छुपल है चिपको, मतलब कि चिपक जाओ। तो किससे चिपक जाओ, पेड़ से। किससे, पेड़ से। तो देखिएगा चिपको आंदोलन का शुरुआत साथियों उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से किया जाता है, और इसका शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो सरकार है या फिर जो गांव के जो ठेकेदार हैं वो बहुत सारे पेड़ को काट रहे थे। तब पेड़ों को जब पेड़ को काट रहे थे तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में जो बहुत सारी महिलाएं थी वो इस चीज का क्या किए, विरोध किए और पेड़ से चिपक गए। तो नामे पड़ गया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जाहिर सी बात है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वनों को बचाना। तो इसके प्रणेता कौन हो जाएंगे, यानी चिपको आंदोलन को लीड करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे। तो देखिए जो व्यक्ति लीड कर रहे थे ना वो बड़ी सुंदर थे और लाल थे। तो नामे पड़ गया सुंदर लाल बहुगुणा। नाम क्या पड़ गया, सुंदर लाल बहुगुणा। बहुगुणा यानी कि ये वैसा सुंदर व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत सारा गुण था, तो नाम पड़ गया सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये लीजिए। नेक्स्ट आपका सवाल है कि दल और बदल दोनों कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है। तो साथियों भारत में राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान यानी कि 1984 के दौरान दल बदल कानून को नियम लाया गया। दल बदल कानून कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति संसद और विधायक है, अगर कोई व्यक्ति संसद और विधायक है और उसके बावजूद वो दूसरे पार्टी में जाता है तो उसके संसद को और विधायक पद को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो इसी को बोला गया दल बदल कानून। और दल बदल कानून साथियों 1984-85 के बीच आया था और इसको लाने का काम जो है वो राजीव गांधी के शासनकाल में किया गया। ठीक है, तो दल बदल कानून क्या है कि अगर कोई संसद और विधायक है और वो दूसरे पार्टी में जाता है तो उसके पद को क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा राजनीतिक दल जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया है कि आप भारत के 28 राज्यों में आप कहीं पे भी सरकार बना सकते हैं, वैसे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है साथियों कुछ 6 प्रकार के हैं। तो इसका काम क्या है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसका प्रभाव और उपस्थिति देश भर में कई राज्यों में होती है, जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित होता है। अब ये कहे हैं
कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को दर्जा जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त देने का काम करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त देने का कार्य करता है कि कोई भी राजनीतिक दल कौन होगा। चलिए नेक्स्ट है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए 90 में छुपल है। लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्लस तंत्र। तो लोक मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब शासन। तो जहां जनता का शासन चले वही है लोकतंत्र। आपका आंसर इतना याद करने से कोई मतलब है नहीं, सीधे आप यही से समझ जाइए। लोकतंत्र कहने का मतलब होता है जहां जनता का शासन चले, तो उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। तो आज को हम साथ ये वीडियो को यहीं पे जो है विराम देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी फिर से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए अब हम लोग साइंस, चलिए तो अब हमारे के कुमार द्वारा जो है साइंस की शुरुआत किया जाएगा और साइंस से आपको एक अलग प्रकार का लगाव होगा। तो चलिए सर आइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं के कुमार पुनः आप लोग के बीच आ गया हूं साइंस का क्वेश्चन लेके। तो कुछ क्वेश्चंस 2026 के लिए वीवीआई किया गया है, उसी का डील करना है आपको। तो पहला सवाल आपके लिए, पहला सवाल है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उपाय लिखिए। अब आप बताइए लोहा को जंग लगने से आप कैसे बचा सकते हैं? बताइए बताइए। आप तो गांव में ही काम कर ही चुके हैं, ये इसके लिए साइंस की ज्ञान क्या? सर हम लोग देखते आए हैं कि हमारे बाबूजी दादाजी लोहा को पेंट कर देते थे, काहे भाई तो जंग ना लगे। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन है पेंट करना, कि लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, लोहा को पेंट कर देना है, पहला ऑप्शन। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। दूसरा क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है सर, समझाइए थोड़ा। देखिए दोस्त, गैल्वेनाइजेशन का मतलब जो होता है, इसका मतलब यह है कि एक धातु के ऊपर दूसरा धातु का परत चढ़ा देना। जैसे पहले याद करिए शादी ब्याह जब होता था तो लड़की के बिदागरी घर ढेर सारा बक्सा जाता था, तो जानते वो बनता था चदरा का, लोहा का, चदरा का। अब उसके ऊपर जिंक का लेपित रहता था, पेंट कर देता था, तो लगता था सिल्वर दिख रहा है। तो दैट मीन्स उसको पेंट किया गया था। तो पेंट किया गया था, तो गैल्वेनाइजेशन ये मतलब होता है एक धातु पर दूसरा धातु का परत चढ़ा देना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो आप समझे कि किसी को अगर जंग लगने से बचाना है लोहा को, तो दो उपाय करना होगा। पहला पेंट कर देंगे, दूसरा गैल्वेनाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या है समझा दिए कि एक धातु पर दूसरा धातु को लेप कर देना। अभी मार्केट में ढेर रुपए 10 रुपए में कनवाली मिल रहा है, देख रहे हैं, तो पर रंग देता है, कौची का, तो कहता है कि सोना का है, देखने में लगता है सोना, उसको क्या है, उसका परत का पेंटेड है। ठीक है ना, तो एक धातु पर दूसरा धातु का पेंट चढ़ाना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन करता है। लेकिन तो सर इसमें क्या है, गैल्वेनाइजेशन में केवल जिंक धातु को ही चढ़ाया जाएगा, समझ गए ना। गैल्वेनाइजेशन में केवल जिंक धातु को दूसरा पर क्या करेगा, चढ़ा देगा, उसी को कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो वियोजन किससे शब्द बना है, विदाई। विदाई मतलब जानते हो, जुदाई। जुदाई जुदाई मतलब क्या होता है, टूटना, टूटना। जैसे देखिए एक वियोजन अभिक्रिया है CaCO3, ये टूटा तो बना CaO प्लस CO2। देखो क्या देखा, ये अकेला था, अभी टूटकर दो खंड में बट गया। तो वियोजन अभिक्रिया का कहते हैं कि जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करे, कंपाउंड का निर्माण करे, यौगिक का निर्माण करे, तो ऐसे यौगिक को, ऐसे घटना को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब टूटना, समझ गए ना। तो टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र उपयोग क्या होता है, CSO4 इंटू हाफ H2O। लिख दीजिए क्या होता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O।
यही तो था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका मतलब सर कैल्शियम से, हाँ अब देखिए, तो अब देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेनली उपयोग बताना है। जानते हो जब हड्डी उड्डी टूटता है ना तो डॉक्टर देखता है प्लास्टर कर देता है, तो प्लास्टर करने में जिसका प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। जैसी ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तुरंत कड़ा हो जाता है, समझे। इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करता है, इसी को लेकर ऐसे करके लपेट देता है, जल से मिलाकर तुरंत कड़ा हो जाता है, हाथ को सीधा रखता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग है टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत में। दूसरा कह रहा है खिलौना बनाने में। मार्केट में बहुत तरह के खिलौना भी आ गया है, जो आप देखते हो खिलौना कि क्या करता है, खिलौना को उसको बनाता है टाइल्स के जैसा देखने में होता है, तो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाता है। अच्छा अच्छा खिलौना बनाता है। मूर्ति अभी देखिए सरस्वती पूजा आ रहा है तो मूर्ति बनाया जाता है उसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में करते हैं। अगला है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। अब बताइए, अब आप ही बताइए, क्या जानते हैं खट्टा पदार्थ किसमें पाया जाता है? अम्ल में। अम्ल में, और जैसी खट्टा पदार्थ अम्ल में पाया जाता है तो जब आप क्या करिएगा, दही में तो खट्टा पदार्थ हो गया अम्ल, जैसी आप उसको पीतल में तांबा में रखिएगा, ये क्या करेगा, उससे अभिक्रिया कर लेगा। क्योंकि धातु, जानते हैं धातु जब जल से भी क्रिया कर लेता है, समझे ना, तो क्या करता है, ऑक्साइड करता है, मेटल ऑक्साइड का निर्माण कर देता है, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो इसी वजह से उसका स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है। इसी वजह से हम दही को पीतल के बर्तन में या तांबा के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर रखने से तुरंत धातु जो होता है ना, क्योंकि धातु है, तांबा धातु है, तो ये तो मिश्र धातु है पीतल, लेकिन तांबा धातु है, जैसे उसमें रखिएगा उसके ऑक्साइड से क्या करेगा, क्रिया कर लेगा और स्वाद उसका दही खराब कर देगा, इसलिए उसमें रखना उचित नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अयस्क क्या है? देखिए अयस्क क्या है ना, कि जब धरती के नीचे से कोड़कर हम लोग जो खनिज निकालते हैं जिसमें गंदगी भरा पड़ता है, तो उसमें धातु भी है गंदगी भी है। जब दोनों मिलन है तो उसको अयस्क कहेंगे। जैसे धातु निकला तो उसमें गंदगी भी है, धातु भी मिलन है, तो जब दोनों मिलन है तो उसको अयस्क कहेंगे। तो ऐसे क्या कहेंगे, वह पदार्थ जिससे धातुओं को प्राप्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क। अयस्क में गंदगी मिला रहता है, अयस्क में मिले गंदगी को हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, गैंग। इसका मतलब 5 को 10 को मिलकर लड़का जो गैंग बनाता है वो गंदगी है, अकॉर्डिंग टू साइंस, गैंग। तो गैंग का मतलब होता है कि अयस्क में पाए जाने वाले गंदगी। चलिए क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल,